बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने पढ़ाई को एंजॉय भी कर रहे होंगे। आप सभी को याद तो है ना बच्चों कि एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने पाठ्य पुस्तक यानी कि किताब से भी उन पाठों को पढ़ना होता है जो भी आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले भी आप सभी इस काम को कर रहे होंगे। तो आइए देख लेते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में कक्षा 11 के फिजिक्स यानी कि भौतिकी में जो पाठ हम पढ़ रहे थे, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, उसी के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। उसके बाद कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए हम केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को शुरू करेंगे और फिजिक्स में भी एक नया पाठ किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र पाठ को शुरू करेंगे। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को जारी रखेंगे। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गतिकी को समझेंगे और उसके बाद अचल अक्ष के परितः घूर्णी गतिकी को भी समझेंगे। आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं, अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गतिकी के बारे में। दोस्तों, शुद्ध घूर्णी गतिकी में प्रयुक्त होने वाली राशियां कोणीय विस्थापन यानी कि थीटा, कोणीय वेग यानी कि ओमेगा एवं कोणीय त्वरण यानी कि अल्फा क्रमशः स्थानांतरीय शुद्ध गतिकी की राशियों रेखीय विस्थापन यानी कि x, रेखीय वेग यानी कि v एवं रेखीय त्वरण यानी कि a के समतुल्य है। समीकरण ये हैं v बराबर v नॉट प्लस at और x बराबर x नॉट प्लस v नॉट t प्लस 1/2 at स्क्वायर। एक और समीकरण है v स्क्वायर बराबर v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। दोस्तों, यहाँ x नॉट प्रारंभिक विस्थापन को दर्शाता है एवं v नॉट प्रारंभिक वेग को दर्शाता है। दोस्तों, प्रारंभिक शब्द का अर्थ ये है कि t बराबर 0 पर राशि का मान। अचर त्वरण से घूर्णी गति करती हुई वस्तु के लिए शुद्ध घूर्णी गतिकी के समीकरण कुछ ऐसे होंगे। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी और थीटा बराबर थीटा नॉट प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। एक और समीकरण है ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ब्रैकेट में थीटा माइनस थीटा नॉट, जहां थीटा नॉट घूर्णन करते पिंड का प्रारंभिक कोणीय विस्थापन को दर्शाता है एवं ओमेगा नॉट इस पिंड का प्रारंभिक कोणीय वेग को दर्शाता है। आइए दोस्तों, स्थानांतरीय एवं घूर्णी गति की तुलना को समझते हैं। अगर विस्थापन रेखीय गति में x होगा तो अचल अक्ष के परित घूर्णी गति में कोणीय विस्थापन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर वेग रेखीय गति में v बराबर dx/dt होगा तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर d थीटा बटे dt होगा। उसी प्रकार दोस्तों, अगर त्वरण का मान a बराबर dv/dt होगा तो कोणीय त्वरण हो जाएगा अल्फा बराबर d ओमेगा/dt। दोस्तों, अगर रेखीय गति में द्रव्यमान m होगा, वहीं अचल अक्ष के परित घूर्णी गतिकी में जड़त्व आघूर्ण I हो जाएगा। बल यानी कि F बराबर ma होगा तो बल आघूर्ण टाउ बराबर I अल्फा हो जाएगा।
दोस्तों, रेखीय गति में अगर कार्य d ओमेगा बराबर fds होगा, वहीं अचल अक्ष के परित घूर्णी गति में कार्य ओमेगा बराबर टाउ डी थीटा हो जाएगा। दोस्तों, गतिज ऊर्जा यानी कि k बराबर mv²/2 होगा, वहीं अचल अक्ष के परित घूर्णी गति में गतिज ऊर्जा हो जाएगा k बराबर I⍵²/2। दोस्तों, बल आघूर्ण के इस घटक को संतुलित करने हेतु आवश्यक बल आघूर्ण उत्पन्न होंगे, जो अक्ष की स्थिति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। आइए इनके कुछ गुण को समझते हैं। पिंड पर कार्य करने वाले वे बल जो घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में हैं, और पिंड के कणों की स्थिति सदिशों के केवल वे अवयव जो घूर्णन अक्ष के लंबवत हैं। आइए दोस्तों, बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य को समझते हैं। चित्र में एक अचल अक्ष के परितः घूर्णन करता एक दृढ़ पिंड को दर्शाया गया है। घूर्णन अक्ष जो पृष्ठ के अभिलंबवत। दोस्तों, पिंड के किसी कण पर जिसकी स्थिति P1 से दर्शाई गई एक बल F1 लगता है, जिसकी क्रिया रेखा अक्ष के लंबवत तल में है। सुविधा के लिए हमको x डैश y डैश तल कहते हैं। अब दोस्तों, डेल्टा t समय में कण P1 डैश पर पहुंच जाता है, इसलिए कण के विस्थापन ds1 का परिमाण ds1 बराबर r1 d थीटा है। अब जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसकी दिशा वृत्त के स्पर्श रेखा के अनुदिश है, इसलिए कण पर बल द्वारा किया गया कार्य कुछ इस समीकरण से मिलेगा। dw1 बराबर f1 डॉट ds1 बराबर f1 ds1 cos phi1 बराबर f1 ब्रैकेट में r1 d थीटा sin अल्फा 1, जहां phi1 f1 और p1 पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बना कोण को दर्शाता है, और अल्फा 1 f1 एवं त्रिज्या OP के मध्य कोण है, यानी कि phi1 जोड़ अल्फा 1 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब मूल बिंदु के परितः F1 के कारण बल आघूर्ण OP1 गुणित F1 है। OP1 बराबर OC प्लस CP1 हो जाएगा, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। चूंकि OC अक्ष के अनुदिश है, इसके कारण बल आघूर्ण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। F1 के कारण प्रभाव बल आघूर्ण है टाउ1 बराबर CP1 गुणित F1, यानी कि टाउ1 बराबर R1 F1 sin अल्फा हो जाएगा। अतः समीकरण कुछ ऐसा होगा, d⍵1 बराबर टाउ1 d थीटा हो जाएगा। अब यदि पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो, तो उन सबके द्वारा किए गए कार्यों को जोड़ने से पिंड पर किया गया कुल कार्य प्राप्त होता है, जैसा कि हम जानते हैं। अब विभिन्न बलों के कारण लगे बल आघूर्णों के परिमाणों को टाउ1, टाउ2 इत्यादि से अगर दर्शाते हैं, तो हमें समीकरण कुछ ऐसा मिलेगा, dw बराबर ब्रैकेट में टाउ1 जोड़ टाउ2 जोड़ डॉट 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 d थीटा। अतः कुल बल आघूर्ण का परिमाण टाउ प्रत्येक बल आघूर्णों के परिमाणों यानी कि टाउ1, टाउ2 के बीजीय गणितीय योग के बराबर है, अर्थात टाउ बराबर टाउ1 जोड़ टाउ2 जोड़ डॉट डॉट डॉट। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण dw बराबर टाउ d थीटा होगा। दोस्तों, अब अगर रेखीय गति के संगत समीकरण यानी कि dw बराबर fds से इसकी तुल्यता स्पष्ट है। अब समीकरण के दोनों पक्षों को dt से विभाजित करने पर हमें कुछ नया समीकरण मिलेगा, यानी कि p बराबर dw बटे dt बराबर टाउ d थीटा बटे dt, यानी कि टाउ ओमेगा, या p बराबर टाउ ओमेगा होगा। दोस्तों, ये समीकरण तात्क्षणिक शक्ति के लिए है। अचल अक्ष के परित घूर्णी गति में शक्ति के इस समीकरण की तुलना रेखीय गति में शक्ति की समीकरण P बराबर Fv से करते हैं।
दोस्तों, अब एक पूर्णतः दृढ़ पिंड में विभिन्न कणों की कोई आंतरिक गति नहीं होती, अतः बाह्य बल आघूर्णों द्वारा किया गया कार्य विसरित नहीं होता है, यानी कि परिणाम स्वरूप पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। अब पिंड पर किए गए कार्य की दर समीकरण P बराबर टाउ ओमेगा द्वारा प्राप्त होती है। तो इसी दर से पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब गतिज ऊर्जा की वृद्धि की दर कुछ इस समीकरण से मिलेगा, d/dt ब्रैकेट में I ओमेगा स्क्वायर बटे 2 बराबर I ब्रैकेट में 2 ओमेगा बटे t गुणित d ओमेगा बटे dt। दोस्तों, हम मानते हैं कि समय के साथ पिंड का जड़त्व आघूर्ण नहीं बदलता है, यानी कि पिंड का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा पिंड दृढ़ बना रहता है और इसके सापेक्ष घूर्णन अक्ष की स्थिति नहीं बदलती है। तब चूंकि समीकरण अल्फा बराबर डी ओमेगा बटे dt होता है, अतः d बटे dt ब्रैकेट में I ओमेगा स्क्वायर बटे 2 बराबर I ओमेगा अल्फा हो जाएगा। अब दोस्तों, कार्य करने की दर को गतिज ऊर्जा में वृद्धि की दर के बराबर रखने पर हमें कुछ समीकरण मिलेगा, टाउ ओमेगा बराबर I ओमेगा अल्फा, जिसे हल करने पर हमें टाउ बराबर I अल्फा मिलेगा। दोस्तों, ये समीकरण सरल रेखीय गति के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम यानी कि F बराबर ma से मिलती जुलती है। ठीक वैसे ही जैसे बल पिंड में रेखीय त्वरण उत्पन्न करता है, बल आघूर्ण इसमें कोणीय त्वरण पैदा करता है। इसलिए कोणीय त्वरण आरोपित बल आघूर्ण के समानुपाती और पिंड के जड़त्व आघूर्ण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, आइए बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य के एक उदाहरण को समझते हैं। प्रश्न है, नगण्य द्रव्यमान वाली एक रस्सी 20 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के गतिपालक पहिए के रिम पर लपेटी हुई है। रस्सी पर 25 न्यूटन का एक समान कर्षण बल लगाया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। गतिपालक पहिया एक क्षैतिज धुरी पर लगाया गया है, जिसके वियरिंगों में कोई घर्षण नहीं है। प्रश्न है कि पहिए के कोणीय त्वरण की गणना कीजिए। आइए दोस्तों, उत्तर को समझते हैं। हम जानते हैं कि I अल्फा बराबर टाउ होता है और बल आघूर्ण यानी कि टाउ बराबर Fr होता है। अब समीकरण में मान रखेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, 25 गुने 0.20 न्यूटन मीटर, चूँकि R का मान 0.20 मीटर है। अब हमें समीकरण को आगे हल करने पर मिलेगा 5 न्यूटन मीटर और I बराबर अपनी अक्ष के परितः पहिए का जड़त्व आघूर्ण यानी कि mr² बटे 2 होता है। अब इस समीकरण में हम मान रखेंगे तो कुछ ऐसा पाएंगे, 20 गुने ब्रैकेट में 0.2 का स्क्वायर बटे 2, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों, कोणीय त्वरण यानी कि अल्फा बराबर 5 न्यूटन मीटर बटे 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा, जिसे आगे हल करने पर हमें मिलेगा 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, इस प्रकार से हम आज की वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गतिकी को समझा और उसके बाद अचल अक्ष के परितः घूर्णी गतिकी को भी समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो में हम अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति का कोणीय संवेग को जानेंगे और उसके बाद लोटनिक गति को भी समझेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का 8वां अध्याय डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ के परिचय से। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 के तत्व आते हैं, जिसमें चारों दीर्घ आवर्तों में डी कक्षक भरे जाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व वे हैं जिनमें दीर्घ आवर्तों में 4F तथा 5F कक्षक उत्तरोत्तर भरे जाते हैं। इन्हें आवर्त सारणी में नीचे एक अलग खंड में रखा गया है। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः संक्रमण तत्व एवं आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्वों की दो श्रेणियां 4F जो कि CE से LU तक होती है तथा 5F जो कि TH से LR तक होती है, क्रमशः लैंथेनॉइड तथा एक्टेनॉइड कहलाती है। तो ये हमारे पाठ का परिचय था। इस पाठ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप इस पाठ में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं कोशिश कीजिए कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार लिख पाएं। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की। मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, फिर हम विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों में 4 श्रेणियां होती हैं। प्रथम श्रेणी आपके स्क्रीन के सामने उपस्थित है, ये होती है द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं आप उनको याद रखिएगा। आपको उनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, क्योंकि इनमें से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। बाकी जितनी भी श्रेणियां हैं आप उनको बस एक बार देख लीजिए, उनमें परीक्षा में सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी आपके सामने है। अभी आपके सामने है तृतीय श्रेणी और उसके बाद आती है चतुर्थ श्रेणी। तो ये 4 श्रेणियां हैं जिसमें हम डी ब्लॉक के तत्वों को रखते हैं। अब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। सामान्य रूप से इन तत्वों में बाह्य कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से लेके 10 n s 1 से लेके 2 है। n-1 आंतरिक डी कक्षकों को इंगित करता है, जिनमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तथा बाह्यतम ns कक्षक में 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परंतु n-1 d तथा ns कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर के कारण इस सामान्य नियम के अनेक अपवाद हैं। अब मैं यहाँ से आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, जिसके ऊपर बहुत से प्रश्न भी बनते हैं परीक्षा में। वो ये है कि जो क्रोमियम होता है, जिसको हम Cr से लिखते हैं, उसका अपेक्षित विन्यास 3d4 4s2 होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका वास्तविक जो विन्यास होगा वो 3d5 4s1 होगा। आप देख सकते हैं इसको, जहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेबल मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए था 4s में, लेकिन वो जाता है 3d में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा तो उससे जो 3d शेल है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। हाफ फिल्ड का मतलब होता है अर्धभरित, और जो हाफ फिल्ड शेल होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो इसलिए जो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, अपेक्षित और वास्तविक विन्यास थोड़ा सा अलग होता है। अब हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं
कॉपर का जो अपेक्षित विन्यास होता है वो 3d9 4s2 होता है, लेकिन जब आप इसको देखोगे अपनी किताब में तो इसका जो विन्यास होगा वास्तविक वो 3d10 4s1 होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप 3d9 में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उससे हमारा 3d10 बनेगा, जो कि एक फुली फिल्ड शेल होगा, यानी कि पूर्ण भरित शेल होगा। और पूर्ण भरित शेल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, इसीलिए कॉपर का जो अपेक्षित और वास्तविक विन्यास है उसमें एक आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा। ये दोनों जगह से परीक्षा में गारंटी है कि प्रश्न आता ही आता है। आपको पूछेंगे कि क्रोमियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है या फिर कॉपर के लिए सेम क्वेश्चन आ सकता है। और अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का हुआ तो आपको इसके पीछे का रीज़न पूछेंगे, तो आपको ये रीज़न पता होना चाहिए और आपको इनका जो वास्तविक विन्यास है वो पता होना चाहिए। Zn, Cd, Hg तथा Cn के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य सूत्र n-1 d10 ns2 से प्रदर्शित किए जाते हैं, तो इनका फिक्स रहता है। बस यहाँ पर n की वैल्यू चेंज होती है, d और s में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आंशिक रूप से भरित d कक्षकों के कारण ये तत्व कुछ अभिलक्षणिक गुण दर्शाते हैं, जैसे अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रंगीन आयनों का बनना आदि। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुणों की। संक्रमण धातुएं अति कठोर तथा अल्प वाष्पशील होती हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। उच्च गलनांक का कारण अंतर परमाणविक धात्विक बंधन में ns इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त n-1 d कक्षकों के अधिक इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी है। केवल Mn तथा Tc के अपवादों को छोड़कर किसी भी श्रेणी में धातुओं के गलनांक D5 विन्यास पर अधिकतम होते हैं तथा बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के साथ गलनांकों में नियमित रूप से कमी आती है। इनकी कणन एंथैल्पी यानी कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के मान उच्च होते हैं। अभी आपके सामने एक ग्राफ आया होगा जिसमें तीनों श्रेणियों में जो परमाणु क्रमांक हैं उसके हिसाब से गलनांक का एक ग्राफ बनाया गया है। हम यहाँ पर सिर्फ प्रथम श्रेणी की बात करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं जो क्रोमियम का गलनांक है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद एक और ग्राफ है आपके पास जो डेल्टा एच और परमाणु क्रमांक के बीच एक ग्राफ है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो श्रेणी 1 है उसमें आपको क्रोमियम का सबसे ज़्यादा डेल्टा एच देखने को मिलेगा। ग्राफ्स वैसे पूछे नहीं जाते लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि ग्राफ से आपको डेटा कैसे पढ़ना होता है। तो ये कुछ ग्राफ थे डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुणों पर ये ग्राफ्स आधारित थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही प्रबल परिमाणी आबंध होगा। चूंकि धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के निर्धारण में कणन एंथैल्पी एक महत्वपूर्ण कारक है, अतः बहुत उच्च कणन एंथैल्पी वाली धातुओं की प्रवृत्ति अभिक्रियाओं में उत्कृष्ट रहने की होती है। अब हम बात करेंगे परमाणविक एवं आयनिक आकारों की। सामान्यतः श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्या घटती है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हर बार d ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। d इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम प्रभावशाली होता है। 5d कक्षकों के पूर्व 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति के कारण परमाणु त्रिज्याओं में नियमित कमी आती है, जैसे लैंथेनॉइड आकुंचन, जिसे अंग्रेजी में हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जो आवश्यक रूप से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणुीय आकार में हुई संभावित वृद्धि की क्षतिपूर्ति करता है। लैंथेनॉइड आकुंचन के समग्र प्रभाव के कारण द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के अनुरूप
तत्वों की त्रिज्याएं समान हो जाती हैं तथा इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता पाई जाती है। लैंथेनॉइड आकुंचन इस पाठ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आप इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसको एक बार घर जाके एनसीईआरटी से दोबारा से पढ़िएगा। धात्विक त्रिज्या में कमी के साथ परमाणविक द्रव्यमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इन तत्वों के घनत्व में सामान्यतः वृद्धि होती है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण घनत्व वृद्धि टाइटेनियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 22 है, से कॉपर, जिसका कि एटॉमिक नंबर 29 है, तक देखने को मिलती है। लैंथेनॉइड आकुंचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा और इसकी जो डेफिनेशन है उसको भी याद रखिएगा। तो ये अभी आपके सामने एक ग्राफ है जो रेडियस और एलिमेंट्स के बीच बना है। ये दर्शाता है कि किस एलिमेंट का कितना रेडियस है। तो आप देख सकते हैं निकल पीडी, निकल का जो एटॉमिक रेडियस है और जो कोबाल्ट का एटॉमिक रेडियस है प्रथम श्रेणी में, वो सबसे कम रहता है और जो स्कैंडियम है उसका सबसे ज़्यादा होता है। फिर वो घटते हुए नीचे की तरफ आता है और कोबाल्ट और निकल के बाद वो दोबारा से बढ़ना शुरू कर देता है। तो ये एक छोटा सा ग्राफ था। इसको आप प्रथम श्रेणी के एलिमेंट्स वाला, जो कि ग्रीन कलर से हमने दर्शाया है, उसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने इस पार्ट का परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणों के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको मैं ये सुझाव दूंगा कि आप इन बातों को दोबारा से अपनी रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम लोग आयनन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जानेंगे और आखिरी में हम मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। और आज के इस वीडियो में हम इसका पहला भाग समझेंगे और इस भाग में हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की, जिसमें हम समझेंगे परावर्तन के नियम और इसके बाद देखेंगे किसी समतल दर्पण से प्रकाश किस तरह परावर्तित होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा परावर्तन। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने किसी बॉल का जमीन से टकराकर वापस आना तो देखा होगा, किंतु क्या आप जानते हैं कि प्रकाश भी ठीक इसी के समान किसी सतह से टकराकर वापस आता है और प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटकर आने की क्रिया के कारण ही वह वस्तु हमें दिखाई देती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। लेकिन ये होता कैसे है? तो आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर बिल्कुल अंधेरा है। अब इस जगह पर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु नहीं है, यानी कि ये जगह एकदम खाली और अंधेरी है। ऐसे में अगर आप इस जगह पर कोई एक टॉर्च जलाते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी यहाँ पर भी टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश
सीधी रेखा में गमन करता रहेगा। लेकिन जैसे ही इस प्रकाश के पथ में कोई एक वस्तु आएगी तो ये प्रकाश अब इस वस्तु से टकराकर वापस हमारी ओर आएगा, जिसके कारण हम इस वस्तु को देख पाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश का परावर्तन हमें उस वस्तु को देखने में सक्षम करता है। दोस्तों, हम ये तो जान गए कि प्रकाश सीधी रेखा में तब तक गमन करता है जब तक कि उसके पथ में कोई वस्तु ना आ जाए, और जैसे ही कोई वस्तु इसके पथ में आती है, ये प्रकाश उस वस्तु से टकराकर वापस लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रकाश परावर्तन के समय कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जिन्हें कहते हैं परावर्तन के नियम, जिसमें पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में आप देख भी सकते हैं कि इस टॉर्च से आने वाले प्रकाश की आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सब एक ही तल यानी कि इस स्क्रीन में उपस्थित हैं। प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आइए अब इन नियमों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक चिकनी सतह कुछ इस तरह से मान लेते हैं। अब यहाँ पर कोई एक वस्तु जैसे कि एक मोमबत्ती लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मोमबत्ती से आने वाले प्रकाश की किरण को कहा जाता है आपतित किरण। अब जैसे ही ये किरण इस सतह से टकराएगी तो ये परावर्तन के नियमों के अनुसार सतह से टकराकर वापस लौट जाएगी। इस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। और दोस्तों, वह बिंदु जिस पर आपतित किरण सतह से टकराती है, तो इस बिंदु पर सतह के ऊपर खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब। अब आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि परावर्तन के पहले नियम का अनुपालन किया जा रहा है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सब एक ही तल में स्थित है। इसके साथ ही आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहा जाता है आपतन कोण, जिसे थीटा आई से लिखा जाता है। जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण, जिसे थीटा आर से लिखा जाता है। और परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आइए अब बात करते हैं किसी समतल दर्पण से होने वाले परावर्तन की और इस परावर्तन से बनने वाले प्रतिबिंब के गुणों की। दोस्तों, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के समान होती है और वस्तु की तरह ये प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु के समान दूरी पर होता है। इसके साथ ही दोस्तों, किसी समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, यानी लेटरली इन्वर्टेड होता है। इसका अर्थ है कि अगर आप इस दर्पण के सामने अपना दायां हाथ उठाएं तो प्रतिबिंब का बायां हाथ उठता है। इसी स्थिति को कहा जाता है पार्श्व परावर्तन। तो दोस्तों, इन्हीं विषयों के साथ हम हमारे आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में समझाए गए विषय आपको समझ आए होंगे। तो आइए एक बार जल्दी से आज के वीडियो में समझाए गए विषयों को एक बार दोहरा लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा प्रकाश के परावर्तन को, जिसमें हमने जाने परावर्तन के नियम और देखा किसी समतल दर्पण से परावर्तन किस प्रकार होता है और इससे बनने वाला प्रतिबिंब किस आकार और दूरी पर होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे गोलीय दर्पण और
इन दर्पणों से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर,
इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspire-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या चल रहा है तुम लोगों का? क्या ये कैसा मजाक है? ना गद्दा है ना तकिया, फिर भी सोखता है बढ़िया। जो इतनी दोस्ती दिखाए, बोलो उसके साथ क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? जो इसे सुलझाएगी वो पहेली की सहेली कहलाएगी। तो खुशी, ये सब तुमने किया है ना? मैम, मैं ऐसे नहीं कर सकती मैम। आपको तो पता है ना,
मैं तो कितनी सीधी सादी हूँ। एकदम सीधी सादी है। हाँ, अच्छा रीटा, चलो पहेली सुलझाओ तो। ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, धोकर धूप में सुखा दिया जाए, सूती कपड़ा ही तो है इसका जवाब। बिल्कुल सही, पर और क्या हो सकता है? मैम, सैनिटरी पैड। सही जवाब, वेरी गुड पूजा। सैनिटरी पैड? हाँ, ये क्या होता है? अरे वही जो बाजार से या आशा दीदी से खरीदा जाता है। कुछ लड़कियां सूती कपड़े की जगह इसका इस्तेमाल करती हैं। मैं बताती हूँ। सैनिटरी नैपकिन या पैड को पैकेट से निकालें, पीछे लगे कागज को उतार दें और कच्छी के अंदर लगा लें। ऐसा करने से पैड चिपका रहता है और खिसकने का डर भी नहीं रहता। मैम, लेकिन कपड़ा इस्तेमाल करें या सैनिटरी पैड, फर्क क्या पड़ता है ना? एक को बस खरीदना पड़ता है और दूसरे को नहीं। अरे तुम लोग हंस क्या रहे हो? मैं भी कभी कभी सीरियस होती हूँ। अच्छा रीटा, अब बताओ तो, कपड़ा हो या सैनिटरी पैड, इस्तेमाल करने के बाद मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सिंपल है मैम, मार दिया जाए। कल माँ ने मुझे सिखाया था कि कपड़े को गड्ढे में गाड़ दे या जला दे। मेरे ख्याल से सैनिटरी पैड के साथ भी यही किया जाए। एकदम सही, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। वैसे रीटा क्लास में काफी बात करने लग गई है, हाँ? वेरी गुड। अच्छा, सैनिटरी पैड को तुरंत जला देना चाहिए या? सैनिटरी पैड गीला होता है तो उसे अखबार में लपेटकर घर के किसी कोने में रख देना चाहिए। और कुछ दिनों बाद सारे सैनिटरी पैडों को एक साथ लपेटकर जला दो। बहुत अच्छे। वैसे स्कूल के शौचालय में हमारे यहाँ इंसिनरेटर भी है। हम कपड़ा या पैड दोनों उसमें डाल के जला सकते हैं, है ना? ये हुई ना बात। वाह, दोस्ती हो तो रीटा और रुखसार जैसी। मैम, हाँ, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं भी तो रीता की बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरी दोस्ती का क्या हुआ? अरे, इसमें तुम्हारी दोस्ती कहाँ से आई? मैंने ही तो पहली चिपकाई। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। हवा में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकते तेरी अब रफ्तार। हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे, पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। कल मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे, अरे, क्या गोरी, अरे खींचो मत। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे।
एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।